हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी में जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर से संबंधित, उनको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यूथ कंप्लीट ये बुक है जिसमें यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अध्याय सॉल्व पेपर है। ठीक। चलिए विषय सूची में देखिए कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं कंप्यूटर एवं देखिए भाई एक बार इसका सिलेबस देखते हैं क्या क्या है इसमें। कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास, परिचय, अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, अनुप्रयोग। ठीक। और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आई गैजेट एवं उनको अनुप्रयोग, ईमेल आईडी को बनाना और प्रयोग करना, संचालन करना, प्रिंटर, टैबलेट और मोबाइल का संचालन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उससे संबंधित, और ऑपरेटिंग सिस्टम और सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण और भारत के कौशल और साइबर सुरक्षा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई पढ़ेंगे इसमें। ठीक। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आईओटी और विविध में इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम यूपी स्पेशल को इसी तरह पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर पहला चैप्टर है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का इतिहास। कंप्यूटर सूचना तकनीक का इतिहास। ठीक। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणितीय तर्क इकाई एएलयू क्या है। तो एएलयू देखिए, एएलयू क्या कहते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे व्हाट इज दी कह रहा है, देखिए व्हाट डज दी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू कंप्यूटर सिस्टम क्या है वो। तो देखिए एएलयू मतलब जो अंकगणितीय अर्थमेटिकल जो बूलियन होता है, लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, अंकगणितीय और बूलियन लॉजिक गणना करता है। ठीक है। तो ये नंबर उसका करेक्ट हो जाएगा। ये नंबर क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंकगणितीय तर्क पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यूनिट के अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा और बुलियन लॉजिक गणनाएं जैसे एंड और नॉट करती है। एएलयू प्रोसेसर वह घटक है जो डाटा प्रोसेसिंग के केंद्र में होता है और सीपीयू के निर्देशों को निष्पादित करने में सहायता करता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सम्मिलित नहीं है। ठीक। तो चलिए देखते हैं कि करके। पहला दिया है जॉन वान न्यूमैन। जॉन वान न्यूमैन किस चीज़ का आविष्कार किया है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जॉन वान न्यूमैन, ये सही है। ठीक है। एलन ट्यूरिंग किए थे, ये किए थे ना आईसी सर्किट टेक्नोलॉजी का, लेकिन ये दिया है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये वाला बी नंबर जो है गलत हो गया। एलन ट्यूरिंग जो किए थे, एलन ट्यूरिंग वो किए थे किसका आविष्कार, एलन ट्यूरिंग किए थे। देखिए डेटा मैनेजमेंट दिया है, लेकिन एलन ट्यूरिंग जो किए थे अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक की गणितज्ञ किए थे। ठीक ना। जैक किल्वी थे इंटीग्रेटेड सर्किट। जैक किल्वी कौन किए थे, इंटीग्रेटेड आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी है, जैक किल्वी किए थे। जैक किल्वी। टिम बर्नर लीग थे, वो किए थे WWW। उसकी खोज किसने की, टिम बर्नर लीग ने। ठीक। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तीसरा देखते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा में देखिए 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM में जॉन बैंकर्स और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया। तो 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने IBM में जॉन बैंकर्स और उनकी टीम ने
किस भाषा का विकास किया, एक क्वेश्चन है आपका। तो ये आंसर देखते हैं। 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM ने बैंकर्स और उनकी टीम ने फोटान प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया था। यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए बनाया गया पहला उच्च स्तरीय प्रोग्राम था। ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार जो है 16 हेक्साडेसिमल जो संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है। यह संख्या प्रणाली केवल प्रणाली जिसमें संख्या को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों और प्रतीकों का उपयोग करती है। हेक्साडेसिमल से मानों को दर्शाने के लिए 0 से 9 तक और A से F तक, जहां A बराबर 10, B बराबर 11, C बराबर 12, D बराबर 13, E बराबर 14 और F बराबर 15 का यूज करते हैं। ठीक ना। तो हेक्साडेसिमल मान कितना होता है? तो ये 16 होता है। हेक्साडेसिमल का मान जो होता है 16। हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार जो होता है 16 होता है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का है, पहला दूरसंचार उपकरण कौन था? पहला दूरसंचार उपकरण आपका था टेलीग्राफ जो था ना, पहला दूरसंचार उपकरण था। टेलीग्राफ क्या था? पहला दूरसंचार उपकरण था। भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज सुरक्षा हुई। 1850 में पहली बार तार लाइन ग्राफ है उसका डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू हुई थी। ठीक है। 1951 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था और डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग PWD का एक हिस्सा था। 1881 में देश में पहली बार औपचारिक टेलीफोन सेवा की शुरुआत की गई 1881 में। ठीक है। अब आगे देखिए। तो इसका पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था? तो टेलीग्राफ लगाएंगे 5 नंबर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज पोस्ट स्टैंड फॉर इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ दी कंप्यूटर्स? ये कंप्यूटर में के संदर्भ में पोस्ट का अर्थ क्या होता है? पोस्ट का फुल फॉर्म पूछा है, अर्थ मतलब वही फुल फॉर्म क्या होता है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ठीक है। आगे चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। कंप्यूटर पोस्ट का अर्थ है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। यह एक प्रकार की शुरुआती प्रक्रिया है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस के चालू होने पर होती है। पोस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है न है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और अन्य कंपोनेंट में सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि पोस्ट के दौरान कोई समस्या पाई जाती है तो कंप्यूटर एक त्रुटि संदेश या बीप साउंड्स प्रदर्शित करता है। ठीक है। कोई त्रुटि पाई जाती है बीप साउंड से प्रदर्शित करता है। पोस्ट आप बीप साउंड प्रदर्शित करता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित मतलब इंस्टॉल किया गया था? तो बी नंबर इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट कोलकाता में। इंडियन स्टैटिक जो इंस्टीट्यूट था कोलकाता में, वहाँ पर पहला कंप्यूटर प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। इसकी व्याख्या देखिए। वर्ष 1952 में कंप्यूटर का पहला युग शुरू हुआ था। भारतीय सांख्यिकी संस्था इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट कोलकाता से हुआ था। जो 1952 में भारत में कंप्यूटर का शुरुआत जो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट था कोलकाता, वहाँ से शुरू हुआ था। इसे ISI के में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। जो कि देखिए इस ISI में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज अ पोटेंशियल कंकरेंस ऑफ द बैकिंग ऑफ डेटा का बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या होता है?
जब बैकअप नहीं होता है, डेटा का बैकअप नहीं होता है तो उसका संभावित परिणाम क्या होता है। ठीक है, देखिए डेटा का जब बैकअप नहीं होता है तो डेटा लॉस हो जाता है। डेटा क्या होता है, डेटा का बैकअप नहीं हो पाता है तो इसका संभावित परिणाम क्या होता है, तो डेटा का लॉस हो जाता है। डी नंबर, डेटा का बैकअप लेना मतलब है कि अपनी ज़रूरी डेटा की एक प्रतिलिपि कॉपी किसी अन्य स्थान जैसे हार्ड डिस्क, ड्राइव डिस्क, स्टोरेज आदि की सुरक्षित रखना ताकि एक गूगल डाटा नष्ट न हो जाए, इसे पुनः प्राप्त किया जा सके। यदि बैकअप नहीं लिया गया है और कंप्यूटर क्रैश हो गया जाए तो हार्डवेयर डिस्क खराब हो जाते हैं, वायरस अटैक हो जाते हैं, गलती में कोई फाइल डिलीट हो जाए, गलती से कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है तो उस स्थिति में सारा डेटा हमेशा के लिए लॉस हो जाता है लॉस। इसलिए बैकअप न लेने या सबसे बड़ा और संभावित परिणाम होता है डेटा लॉस, डेटा का लॉस हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के किस प्रकार की जो कैलकुलेटर होता है, किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। जो कैलकुलेटर होता है वो नंबर डिजिटल कंप्यूटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करता है। कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। गणितीय गणना कौन करता है, कंप्यूटर। 10 नंबर, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, तो परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। परम 8000 कौन है, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, परम 8000। यह 1991 में सीटैक द्वारा बनाया गया था। आदित्य भारतीय मौसम विभाग अनुसंधान पूरे द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर था। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत जो परम 8000 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। यह 1991 में सीटैक द्वारा बनाया गया था। आदित्य भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। आदित्य जो है ना, भारतीय मौसम विज्ञान पुणे द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, आगे आप देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जनरेशन किस दौरान देखी गई। अब देखिए, इसमें सब पीढ़ियों को हम लोग चर्चा कर लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है तो 11 नंबर का आंसर आप यह, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 63 के दौरान देखी गई। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब, पहले में क्या आपका पहले पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर। ठीक, दूसरी पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, दूसरे में निर्वात ट्यूब, पहले में ट्रांजिस्टर पहले में प्रयोग किया गया। ठीक, ट्रांजिस्टर दूसरे में निर्वात ट्यूब, तीसरे में आईसी चिप, चौथे में VLSI LSI ULSI। ठीक, ये प्रयोग किया। पाँचवें में रोबोटिक्स या IoT प्रयोग किया गया। ठीक, इसी तरह पूरा पीढ़ी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में 1956 से 63 के दौरान देखी गई थी। दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में निर्मित निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस, ये निर्वात ट्यूब पहले में था, उसके स्थान पर हल्का विद्युत कम विद्युत खपत करने वाला ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया गया। इसका आविष्कार विलियम सॉल्की और जॉन बर्ड और वार्डन बैटन के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसका नंबर सी नंबर हो जाएगा 11 का सी नंबर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी क्या थी, 1956 से लेकर 1963 तक। 1956 से लेकर 63 तक वर्ष से तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर का प्रयोग हुआ। मतलब किस वर्ष में तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर का प्रयोग हुआ। तो देखिए, 1956 से 1963 तक आपका द्वितीय पीढ़ी था और उसके बाद तृतीय पीढ़ी 1956 के बाद ही होगा। 1956 के बाद देखिए 1965 से लेके 1963 तक, 1965 से लेके 1963 तक जो था आपका। 1965 से लेके 71 दिया, लेकिन 1965 से लेके और 1971 तक के दौरान था। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ IC
का प्रयोग किया गया। वही 13वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, तो आईसी चिप का प्रयोग किया गया। 13वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, तो आईसी चिप का प्रयोग किया गया, ध्यान रखना है। और सन कहाँ से कहाँ तक था, 1965 से लेकर 1971 तक 13वीं पीढ़ी था। 1965 से लेकर 1971 तक क्या था, 13वीं पीढ़ी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर में जनक के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार और 1837 में विश्लेषणात्मक इंजन एनालिटिकल इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटिंग का पिता माना जाता है। विश्लेषणात्मक इंजन एक अंकगणितीय तथा तर्क ALU मूल प्रवाह नियंत्रण और विकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व में के पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर अवधारणा के रूप में स्वागत किया गया। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो पूछ रहा है कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर देता है ना, एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है, एनालॉग जो होता है, एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है। देखिए इसमें कैसे इसको जान सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल जहाँ पर मिलते हैं वो हाइब्रिड का निर्माण करते हैं, इसे ध्यान रख सकते हैं। इसके आगे हाइब्रिड लगाएंगे। तो क्या पूछा था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है। मतलब एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है। मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण, कहने का तात्पर्य है दोनों का मिश्रण कौन है, एक तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आम तौर पर द्विभाषी व्यंजन प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो बी नंबर है आपका डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका डिजिटल आगे देखिए, उसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी संसाधित करने के लिए किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर में। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में किया जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। ठीक, 1943 में J.W. मॉचली और J. प्रिस्पर इकार्ड द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया, तो ये एनीवेक कंप्यूटर कहा गया। एनीवेक कंप्यूटर को डॉक्टर J.B.W. मॉचली और J. प्रिस्पर इकार्ड के द्वारा बिना किसी यांत्रिक हिस्सों के लिए बनाया गया पहले कंप्यूटर जो था यूनिवेक को इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर 1943 ने इस परियोजना की शुरुआत करने का अधिकार प्राप्त है। प्रोजेक्ट PX के लिए अमेरिकी सेना ने अनुदान दिया और प्रदान किया। 1946 में यह आविष्कार हुआ। इनवेक का आविष्कार 1946 में हुआ। इनवेक जो था ना, इनवेक कंप्यूटर को डॉक्टर J.W. मॉचली और J. प्रोफेसर इकार्ड विलियम मॉचली एंड प्रोफेसर इकार्ड द्वारा इसका क्या किया गया, बिना किसी यांत्रिक हिस्से के बनाया गया पहला कंप्यूटर जो इनवेक था। वही 1947 में इसकी परियोजना की शुरुआत की गई और 1946 में आविष्कार पूरा हुआ। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मूल भाषा कौन सी होती है, तो ये देखिए मशीनी भाषा होती है। कंप्यूटर की मूल भाषा क्या होती है, मशीनी भाषा। कंप्यूटर की मूल भाषा मशीनी भाषा होती है, मशीनी लैंग्वेज है। इसे मशीनी कोड और कंप्यूटर कोड
की सबसे निचली स्तर की भाषा के रूप में जाना जाता है। यह केवल 0 और 1 2 अंकों की प्रयोग से निर्मित श्रृंखला में लिखी जाती है। कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? मशीनी भाषा होती है, मशीनी भाषा होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। 18 नंबर, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटरिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त किया गया है? तो जॉन वान न्यूमैन द्वारा विकसित किया गया। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वान न्यूमैन ने प्रस्तावित की। इसे वान न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है और आधुनिक कंप्यूटर के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से 5वीं पीढ़ी कंप्यूटरों की नींव है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोटिक्स का प्रयोग किया गया। ठीक है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में पहला पीढ़ी में बता दीजिए, पहला पीढ़ी में किसका प्रयोग किया? वैक्यूम ट्यूब, रिवार्ड ट्यूब का। दूसरा में ट्रांजिस्टर। तीसरा में आईसी चिप। चौथे में वीएलएसआई। 5वें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है। 5वीं पीढ़ी के में बने कंप्यूटर को लॉजिक प्रोग्राम और मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर की मदद से बनाया गया था। कंप्यूटर की यह पीढ़ी समांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और एआई इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर पर आधारित थी। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता था पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन क्यों कहा जाता है? पास्कल जो थे ना कंप्यूटर कैलकुलेटर का आविष्कार किए थे ये, तो इसके लिए पास्कलाइन कहा जाता था। याद रखिए, पास्कल थी। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता था। 1642 में ब्लेस पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया था। देखिए, 1642 में ब्लेस पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया था। यह डिवाइस अंकगणितीय कार्य को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। अंकगणितीय कार्य को सुगम बनाने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। अब 21 नंबर आगे क्वेश्चन देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर में पीढ़ी में किया गया। मतलब असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर के किस पीढ़ी में किया गया, पूछ रहा है क्वेश्चन है आपका, वीडियो पूछा रही एग्जाम में। द्वितीय पीढ़ी में शुरुआत में 1956 से 64 तक था। 1956 से लेके 1964 तक द्वितीय पीढ़ी, और तृतीय पीढ़ी 1965 से लेके 1971 तक। 1965 से लेके 71 तक तृतीय था। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए 1971 के बाद होगा 1972 से लेके और 1980 50 तक चतुर्थ पीढ़ी हो जाएगा। उसके बाद 5वीं पीढ़ी इसमें चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से इसका देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार, छोड़ेंगे नहीं कुछ। देखिए, द्वितीय पीढ़ी के शुरुआती में 1956 से लेकर 1946 तक माना जाता है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था, जिसको विलियम शॉकले ने 1947 में किया था। इसका विकास ट्रांजिस्टर का विकास विलियम शॉकले ने 1927 में किया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता है द्वितीय पीढ़ी में। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा, और वर्तमान 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर में भाषा का GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ, निम्नलिखित में से कौन टाइप ऑफ द बेसिक ऑपरेशन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए, डिजिटल है, हाइब्रिड एनालॉग है, रिमोट नहीं है, रिमोट आपका नहीं है। देखिए, विकल्प दिए आधार पर रिमोट कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? देखिए, एनालॉग ऐसा कंप्यूटर जो भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधनों के लिए बनाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों के प्रयोग
प्रयोग का उदाहरण विद्युत गृहों में देखा जा सकता है, जहां ये तापमान, वोल्टेज और करंट को रीडिंग पर रखते हैं। जो एनालॉग होता है, जो विद्युत घरों में जो तापमान, वोल्टेज और करंट जो रीडिंग करता है, उसमें एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर देखिए कहाँ का प्रयोग किया जाता है, जो विद्युत रीडिंग करता है उसमें भी देखिए एनालॉग रहता है। अब देखिए डिजिटल कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं। अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम देती है। ठीक है, शुद्ध परिणाम देती है। अब देखिए, अब डिजिटल तकनीक का प्रयोग कहाँ ये 1 की तुलना में डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं तथा अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम देती है। 0-1 वाला जो शुद्ध परिणाम देती है, इसको बैंकिंग में और अन्य जगह भी उपयोग किया जाता है। तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर का ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों मतलब दोनों तरह के कंप्यूटर कार्य करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर हाइब्रिड जैसे आज देखते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ इस तरह चलता है ऑपरेशन जब होता है थिएटर में, वहाँ पर जो किसी को ICU में रखा जाता है, तो इस तरह जो एनालॉग और डिजिटल में मिक्स करके चलता है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड का सांस ऊपर नीचे होता है, इस तरह हॉस्पिटल में बेड पर मरीज सोया रहता है, सांस लेता है तो ऊपर नीचे जो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का उसमें प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 23 नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए किससे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। एलन ट्यूरिंग जहाँ दिया रहेगा तो यदि हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए चार्ल्स बेबेज को हम आधुनिक कंप्यूटर का जनक मानेंगे। यदि एलन ट्यूरिंग और चार्ल्स बेबेज दिया है तो हम लोग चार्ल्स बेबेज को ही प्राथमिकता देंगे। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 1830 के दशक में इन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन एनालिटिकल इंजन को विकसित किया था 1830 ईस्वी में, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर को अग्रदूत कहा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में देखिए, पहली पीढ़ी के निर्वात ट्यूब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। यह था कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में ENIAC नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुई। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लक्षण। निर्वात नलिकाओं का प्रयोग पंचकार्ड पर आधारित थे। पंचकार्ड पहला क्या था, पंचकार्ड पर आधारित थे। पहला निर्वात ट्यूब का वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पंचकार्ड पर आधारित थे। संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। इसमें पहली पीढ़ी में ड्रम का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी। दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। पहले में आपका निर्वात ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे नंबर में IC चिप। इसी में सब दिया देखिए, इसी में एक बार ध्यान देखें। ये देखिए पहले नंबर में आपको पहले में ट्रांजिस्टर, पहले में निर्वात ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC चिप, चौथे में VLSI। ये चौथा हो गया। ठीक, तो VLSI चौथे नंबर में। ठीक है, अब आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यह सस्ता और विद्युत कम खर्च करता था। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक विश्वसनीय और बढ़िया था। जैसे कि धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हुआ तो कम विद्युत और छोटा आकार उसका छोटा होता गया, और धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास ऐसा हुआ कि अब कंप्यूटर को हम जेब में अपने लेकर घूम सकते हैं, आसानी से अपने हाथों में लेके कहीं भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल हो गया एक तरह से। 26 नंबर, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष था। सबसे शक्तिशाली कौन था, प्रत्यूष था। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो था पुणे में इसको विकसित किया गया था। ठीक है ना, शक्तिशाली कंप्यूटर के रूप प्रत्यूष था। ठीक है, भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में विकसित किया। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग SPC क्षमता 6.8 पेंटा पास है, जो मात्र एक सेकेंड में कई अरब गणनाएं कर सकती है। ठीक है,
पृथ्वी था सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक 2008 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। तो ए पृथ्वी था जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। ये हम लोग व्याख्या किए हैं, आगे देखेंगे। अब कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है। तो आपका ये कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर प्रोसेस और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो कंप्यूटर द्वारा। कंप्यूटर वह उपकरण है जो डेटा को स्टोर प्रोसेस और पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करके डेटा को संरक्षित करता है, प्रोसेस के माध्यम से डेटा को प्रोसेस करता है और जब भी आवश्यकता होती है डेटा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 29 नंबर। कंप्यूटर का जनक कौन था। कि कंप्यूटर का जनक हम किसी कहते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे देखेंगे चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये एक अंग्रेजी गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक एवं यांत्रिक इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर, जिन्होंने 19वीं सदी में पहले मैकेनिकल कंप्यूटर एवं एनालिटिकल इंजन की कल्पना की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास था। तो ये देखिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो आपकी पेंसिल्वेनिया थी, ये आपका कंप्यूटर को बनाने का पहला विश्व आधारित प्रयास की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ, पूछ सकता है, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। डी नंबर। आयोटा स्टेट विश्वविद्यालय में जॉन विसेंट एटसॉफ और उनके छात्र क्लिफोर्ड बेरी द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर, जिसे एटनॉसॉफ बेरी कंप्यूटर एटनॉसॉफ बेरी कंप्यूटर कहा जाता है, 1937 के बीच बनाया गया था। यह पहला प्रयास था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल था। ठीक, कंप्यूटर के प्रौद्योगिकी विकास में योगदान ऐतिहासिक साबित होता है। अब 31 नंबर देखते हैं, मैच करना है आपको। देखिए AGC ओपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, AGC, ठीक, स्टोरेज गाइडेंस कंप्यूटर की क्षमता, भंडारण क्षमता, ओपोलो कंप्यूटर गाइडेंस की संस्करण शक्ति और आधुनिक लैपटॉप। तो इसका मिलान किस तरह हो जाएगा, देख लीजिए, नीचे मिला लेते हैं हम लोग उसी तरह। देखिए ओपोलो गाइडेंस जो था वजन 17 पाउंड और उसकी आयतन लगभग एक घन फुट था। ओपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की भंडारण क्षमता 64 KB डेटा स्टोर कर सकता था। 64 KB क्या करता था, डेटा स्टोर। ओपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की प्रसंस्करण क्षमता जो थी आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित संस्करण शक्ति थी, जिसे बिट्स और क्लॉड स्पीड मापा जाता था। ठीक, आधुनिक लैपटॉप में देखिए माइक्रो प्रोसेसर उच्च क्षमता भंडारण का उपयोग करता था और कार्यालय और गेमिंग आदि में समान प्रयोजन के लिए कंप्यूटर कार्यों के लिए किया जाता था सक्षम था। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डिजिटल रूप से सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया। तो ये लैपटॉप का डिजिटल रूप से सूचना को संग्रहित करने के लिए लैपटॉप का उपयोग किया गया। डिजिटल रूप से सूचना संग्रहित करने के अर्थ में जानकारी की इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करना, जिससे कंप्यूटर और डिजिटल वर्ड को में बदला जा सके। देखिए पाठ्य पुस्तक जानते हैं फिजिकल है, पाठ्य पुस्तक फिजिकल हो जाएगी। छपी सूचना है। टाइपराइटर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कागज पर अक्षर छापता है, जिससे डिजिटल डेटा संग्रहित नहीं होता। टाइपराइटर। वाइट बोर्ड जानते हैं और अस्थायी रूप से हाथ से लिखी गई जानकारी होती है। लैपटॉप जानते हैं ये डिजिटल डिवाइस है। ठीक है, यही पूछा था। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, डेटा का भंडारण, प्रोसेसर और पुनः
पुनर्प्राप्ति, तो ये डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेसिंग करता है और रिसीवल ऑफ डाटा को क्या करता है, पुनर्प्राप्ति कराता है। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य जानकारी डेटा को संग्रहित करना, डेटा स्टोर करना और प्रोसेसिंग करना डेटा को। जैसे गेमिंग में, मनोरंजन, ड्राइंग में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए मिलान करना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक क्वेश्चन आ जाता है, हमेशा आएगा। देखिए, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, पहली पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत IC चिप, चौथी पीढ़ी में माइक्रो चिप। यहाँ पर मिलाइए एक बार। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, तो A का थर्ड। ठीक, अब दूसरी पीढ़ी में बताइए जल्दी। दूसरी पीढ़ी में हो जाएगा आपका चौथा, सेकंड। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC चिप, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर, पाँचवीं में VLSI, वही माइक्रो प्रोसेसर VLSI और रोबोटिक्स के पाँचवीं में और तेज़ी से विकास होने लगा। डिजिटल कंप्यूटर 01 की पद्धति पर कार्य करता है, जो आप जानते हैं। आगे इसमें कुछ है नहीं, आगे देखते हैं। पहली पीढ़ी में मुख्य कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मेमोरी की डिवाइस थी, तो पहली पीढ़ी में 4 ट्रांजिस्टर, दूसरी में वैक्यूम ट्यूब का पहला पीढ़ी में, दूसरा में ट्रांजिस्टर, पहला में वैक्यूम, तीसरा में IC चिप, चौथा में आपका माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। तो पहली पीढ़ी में ड्रम का उपयोग किया जाता है। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर को मुख्य डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। ठीक, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और डेटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर सिस्टम में 2 मुख्य घटक क्या हैं? कंप्यूटर तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के मुख्य 2 घटक क्या हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है, जो देखिए, हार्डवेयर हम छू सकते हैं, जैसे CPU, बोर्ड, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो हार्डवेयर को कार्य करने का निर्देश देता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस, ब्राउज़र, टाइपिंग, ये सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो IBM PC का परिचय हुआ। 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC 5150 पेश किया। यह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर PC की क्रांति की शुरुआत प्रतीत माना जाता है। IBM एक प्रतिष्ठित कंपनी थी। इसके प्रयोग से PC की मार्केट में उठाया जाता थी, और PC पर्सनल कंप्यूटर में इंटेल 8088 प्रोसेस और माइक्रोसॉफ्ट MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। IBM कंपैटिबल PC का एक बड़ा बाजार बन गया, IBM कंपनी। ठीक, चलिए देखिए, बाइनरी संख्या का दशमलव समतुल्य क्या है? तो ये बाइनरी संख्या निकालने के लिए पहले एक यहाँ पर इस तरह से निकाला गया है। 1 पर गुणे, 2 पर 0, 2 पर 1, 1 पर 2 पर 1 पर 2 पर 2, इस तरह करके निकाला जाता है बाइनरी संख्या। अब पूरा इसी को ऐड कर लिया जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके। तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए। तो ये भी नंबर 1807। तो बाइनरी संख्या यहाँ तक अब देखेंगे। 40 नंबर देख के इसके बाद में करते हैं 40 नंबर। बाइनरी संख्या 10 मतलब 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो इसको निकालेंगे इसी तरह और उसको ऐड करेंगे तो टोटल 11 आएगा। ठीक, यहाँ देख लेते हैं, आगे भी है बहुत ही क्वेश्चन, इसको करते हैं अभी। ठीक, 40 नंबर देखते हैं, देख चुके हैं, 40 नंबर देख चुके हैं। अब चलिए 41 नंबर देखते हैं।
कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी के रूप में भंडारण कंप्यूटर में डेटा का बाइनरी के रूप में भंडारण होता है। बाइनरी के रूप में बाइनरी संख्या 0 और 1 होता है। जो देखिए लिखा है, कंप्यूटर में डेटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है जो बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विधारी संख्या भी कहा जाता है। द्विधारी संख्या भी कहा जाता है। देखिए 22 नंबर, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एल्बर्ट ने कंप्यूटर माउस के जो कंप्यूटर माउस था उसका आविष्कार किया डगलस एल्बर्ट कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस सी एल्बर्ट ने सन 1960 में किया था, परंतु इसका पेटेंट इसके द्वारा 17 नवंबर 1770 को कराया गया था। माउस का पहली बार प्रयोग सन 1973 ईस्वी में जेरोक्स ऑक्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया गया। ठीक है, देखिए 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस द्विधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 11101 होता है? तो इसका देखिए 1 निकालने के बाद, अब इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसका आंसर भी हो जाएगा। मैं अभी जानता हूँ निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बाद में बताऊँगा पढ़ के खुद। तो निम्नलिखित में से कौन सी द्विधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप इतना मतलब 10 10 11 देगी प्रश्न संख्या में? तो 10 10 11 के रूप में ये इसका बी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। तो 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का एक उदाहरण है? तो AC नंबर 1, जिसकी बाइनरी संख्या में हमेशा 11101 आता है, तो 0101 बाइनरी संख्या का एक उदाहरण हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या दशमलव संख्या का 147 का तुल्य है? तो 147 को इस तरह निकालें, 147 से 2 से भाग देंगे 73 बार मोटे से जो शेष बचेगा 1 बचेगा। ठीक है ना, जब पूरा कट जाएगा तो तब शेष नहीं बचता, लेकिन 2 से 1 शेष बचता तो 1 रख देंगे, फिर से उसको काटेंगे तो 1 बचेगा, 36 बचेगा, फिर से पूरा कट जाएगा तो 0 लिखेंगे यहाँ पर। अब फिर से 2 से काटेंगे 18 2 0 हो जाएगा, फिर से 2 से काटेंगे 0 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 1 बचेगा लास्ट में 1, तो यही लिख देंगे बाइनरी संख्या हो गया। इसको नीचे से नहीं, इसको नीचे से ऊपर की तरह लिखते हैं हम लोग। इसे देखिए 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1, इसे यहाँ देखिए लास्ट में ये वाला 1 लिख रहे हैं, इस तरह लिखा 1 0 0 1 0 0 1 1, ये सब होता है। बाइनरी संख्या नंबर में आल्सो कॉल्ड बाइनरी संख्या प्रणाली, यह भी एक प्रकार है। तो ये दो बेस संख्या प्रणाली के 2 बेस, बाइनरी में 0 1 हो भी करता है, 2 बेस संख्या प्रणाली का 0 और 1 का, तो बाइनरी संख्या प्रणाली 0 1 के बाइनरी संख्या 2 बेस प्रणाली का है। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट प्रतीक क्या है? तो 2, बाइनरी संख्या में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट प्रतीक 2 है, 0 और 1। बाइनरी संख्या पद्धति में एक ऐसा पद्धति है जिसमें संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 1 पद्धति का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेस केवल बाइनरी संख्या को आसान समझ सकते हैं। 0 1 के प्रयोग में बनी संख्या बाइनरी संख्या कहलाती है 0 1 के रूप में। एक 26 अक्षरों 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए किस बीट का प्रयोग किया जाता है? तो ये 6 बीट का प्रयोग किया जाता है। 6 बीट का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, सॉल्व इस तरह किया है, अपने देख लीजिएगा, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, टाइम भी उतना नहीं है। 50 नंबर क्या कर रहा है? मी गॉर्डन का द्वितीय प्रमेय कहलाता है यन गेट एंड ए बलवर्ड गेट कहलाता है क्या? तो इसी नंबर हो जाएगा, सी नंबर ऑर गेट, एंड और आर गेट कहलाता है। 51 नंबर देखिए, ये सब बाइनरी संख्या से संबंधित है, इसका ऑप्शन ए सही है। बाइनरी संख्या कम्प्लेक्स 1 या कम्प्लीमेंट निकालने के लिए 0 और 1 और 0 कर दे और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इतना जोड़ दे, तो ये पहला आंसर सही हो जाएगा आपका। 52 नंबर देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की मूल संरचना इकाई क्या कहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मूल संगठन इकाई को कोर कहते हैं। कोर CPU के मूल संगठनात्मक इकाई को संदर्भित करता है। एक कोर उन सभी घटकों का समावेश होता है जिन निर्देशों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक है, जिसे अंकगणितीय और
तार्किक ALU रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। आधुनिक CPU को अक्सर कई कोर होते हैं, इसमें एक मल्टीटास्किंग और उच्च प्रदर्शन सक्षम बना देते हैं। ठीक है, 53 नंबर देखिए, व्हाट प्रोसेस इज दी रेडी इन द स्टेट, व्हाट डज इट मीन। जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होता है तो इसका अर्थ होता है, रेडी अवस्था में होता है तो प्रक्रिया का रेडी अवस्था में होता है तो इसका रेडी अवस्था में होता है तो प्रक्रिया तो एक CPU आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो इसका मतलब है किसी भी प्रक्रिया का प्रोसेस जीवन काल विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए होता है। जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होता है तो इसका अर्थ है कि वो प्रक्रिया पूरी तरह CPU चलने के लिए पास आवश्यक संसाधन रिसोर्स हैं, लेकिन उसे अभी तक CPU नहीं मिला है, वह बस CPU के उपलब्ध होने का इंतज़ार कर रहा है। इस स्थिति में प्रक्रिया रेडी होती है जैसे CPU को खाली होता है और शेड्यूलर उसे निष्पादित करने के लिए भेज देता है। ठीक, 54 नंबर देखिए, व्हाट इज द मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी डाटा रजिस्टर क्या रखता है? तो डी नंबर आपको मेमोरी डाटा रजिस्टर मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा है। वैल्यू बीइंग स्टोरेज ए रिसीव फ्रॉम, ये सब रखता है। तो पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर WW जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब इतिहास परिचय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए यहाँ देख लीजिए, एक बार अलग देख लीजिए। यही सब हम लोग पढ़ेंगे 2025 से पूछे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा, ये सॉल्व कर लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।